नाज़रीन, इसराइल का जो अग्रेशन है गजा में, उसकी एक्सपेंशन अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर हो सकती है। लेकिन इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक है कि ऑलरेडी इसराइल की थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज हो चुकी है, ये बात तो कंफर्म है। और अब वो कह रहे हैं कि हम मजीद अगर फौज दाखिल करेंगे तो बड़ी तादाद में मजीद हमारी कैजुअलिटीज हो सकती है। फिर दूसरा बड़ा जो फिनोमेना देखा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो इसराइली हैं और उनके बिजनेसेस हैं, उनके होटल्स हैं, उनकी एयरलाइंस हैं, वो अब निशाने के ऊपर आ गई हैं और वो बहुत ज्यादा ट्रबल में है। वो जहां जहां पर उनकी एयरलाइंस लैंड कर रही हैं वहां वहां पर जब उनको ट्रबल का सामना हो रहा है। तो ये कंसर्न है वर्ल्ड वाइड इसराइलियों में और इसराइल के अंदर एक पैनिक इसके ऊपर है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगेन नेतन्याहू को जब तक ये खुद उठाकर बाहर नहीं फेंकते ये सिलसिला जो रुकेगा नहीं, क्योंकि अगेन अगर यहां पर इसराइल अगर रोकता है जहरियत को तो क्या बताएगा कि गजा में उसने क्या अचीव किया। और आज सीज फायर सिर्फ सीज फायर नहीं है बल्कि उसके साथ फलस्तीनी रियासत जुड़ी हुई है, गजा की रिकंस्ट्रक्शन, फलस्तीनी रियासत उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो सारा ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है ना, ये अब अपनी आखिरी स्टेज को पहुंच रहा है और ये आर पार की लड़ाई वाला जब मामला है और ग्रेटर इसराइल और नो इसराइल वाला मामला है, क्योंकि सीज फायर के साथ फलस्तीनी रियासत जब जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये मामला जब वो आगे बढ़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हिजबुल्लाह का जो मामला है वो बतदरीज लेबनीज गवर्नमेंट के साथ खराब हो रहा है और एक नया प्रपोजल अमेरिका ने दिया है कि उन्होंने दिन बताए हैं कि इतने दिनों के अंदर लेबनीज गवर्नमेंट जब हिजबुल्लाह से हथियार ले ले वगैरह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हिजबुल्लाह से रिलेटेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके मिनिस्टर्स ने लेबनीज गवर्नमेंट से जब विड्रॉल शुरू कर दिया है और पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। दोनों तरफ से ये कंफर्मेशन आ रही है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है और वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर इस मुलाकात की तैयारियां जब वो शुरू हो गई हैं, तो मिडिल ईस्ट के गवर्नमेंट्स की बड़ी लेवरेज है। ये जो मिडिल ईस्ट की खास तौर पर ये जो गल्फ मोनार्कीज हैं, इनकी बड़ी लेवरेज है अमेरिका के ऊपर, रशिया के ऊपर, यानी ये उनको एक बात कन्वे कर सकते हैं और दोनों जो है वो इनकी बात को मोड़ नहीं सकते इतनी आसानी से। लेकिन ये समझ से बाला तरह कि अभी तक किस चीज का जो इंतजार कर रहे हैं। तो उधर जो ट्रंप के टैरिफ हैं उसके नतीजे में हलचल मची हुई है। इंडिया, ब्राजील, ब्रिक्स नेशंस आपस में राब्ते कर रही हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि मामला जब वो किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं जो इजराइल ऑक्यूपेशन की तरफ जब वो बढ़ रहा है और उसकी अनाउंसमेंट कर रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। सबसे पहले तो मरीब ऑनलाइन जब इसके ऊपर रिपोर्ट दे रहा है, अब यही मतलब हर तरफ यही रिपोर्ट है भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या इजराइल इसमें कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इजराइल अस्करी तौर पर किसी चीज में कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, अब ये देखिए कि इजराइल एस्टिमेट कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर जब वो मारे जाएंगे इफ द मिलिट्री ऑपरेशन इज एक्सपेंडेड। खुद इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है, लार्ज नंबर इजरायली फौजी मारे जाएंगे। एस्टिमेट सजेस्ट के जो हॉस्टेजेस हैं वो भी इसमें जब वो मारी जाएंगे। और आवर एस्टिमेट इज दैट के एफर्ट्स टू ऑक्यूपाई गाजा मे टेक एट लीस्ट 3 months एंड इंक्लूड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टनल्स। मरीब ऑनलाइन मिलिट्री सोर्सेज 3 महीने लगेंगे गजा को ऑक्यूपाई करने में और फिर वो जो तमाम टनल्स को भी हम तबाह करेंगे, ये इनका प्लान है। और ये पता नहीं कितनी बार कितने ही ऑपरेशन जो है वो इन्होंने किए हैं, एक एक इलाके में ये 15-15 मरतबा जब दाखिल हुए। तो अब ये एक नई अटेम्प्ट है गजा को ऑक्यूपाई करने की। लार्ज तादाद में ये फोर्सेज दाखिल करेंगे, रिजर्व और रेगुलर, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये भी खुद वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में। और ये भी है कि कोई एक्सटर्नल फ्रंट जो है वो इसराइल के खिलाफ खुल सकता है। अच्छा, आगे चलकर मैं फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़े फेमस ऑथर हैं और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो बड़ा जबरदस्त है मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए, वो भी आपके सामने रखेंगे। इजराइल की फेमस एयरलाइन है और एक से ज्यादा बल्कि एयरलाइन जो है वो इस वक्त निशाने के ऊपर हैं। द ऑफिसेज ऑफ द इजरायली एयरलाइंस आर बीइंग अटैक्ड एंड स्लोगन्स आर बीइंग रिटन लेबलिंग इट एज जेनोसाइड कंपनी। ये अजब सूरत हाल इनके साथ दरपेश है और इसलिए इनके जो बड़े संजीदा लोग हैं ना, जो यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं और कुछ बहुत थोड़ी सी तादाद जो इजराइल में भी है, वही बात कर रही है कि असल जो नुकसान हो रहा है कोई इजराइल अपने आप को गैर महफूज बना रहा है। इजराइल ये सारा अपनी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कर रहा है, लेकिन असल में ये चीज जब इजराइल को गैर महफूज बना रही है, लोगों का गुस्सा जो है वो टुवर्ड इजराइली वो बढ़ता चला जा रहा है। इजरायली कंपनी जो है वो डिसाइड्स टू इवैक्यूएट इट्स ऑफिसेज ड्यू टू द स्लोगन्स रिटन अगेंस्ट। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि यूरोपियन कैपिटल से इजरायली कंपनीज ने अपने ऑफिसेज खाली करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर उनकी बिल्डिंग्स के बाहर लोग जेनोसाइड कंपनी लेकर जा रहे हैं और बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। इनका एक एक बिजनेस वो हिट हो रहा है, उसके खिलाफ बायकॉट्स हो रही हैं, उसके बाद स्लोगन लिखे जा रहे हैं। और लंदन की, पेरिस की गलियां भरी पड़ी हैं, यूनान की गलियां और इलाके भरे पड़े हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, स्लोगन्स लगे हुए हैं। तो ये अजब सूरत हाल को सामने, यानी यूरोपियन कैपिटल्स में इनकी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज को इस सूरत हाल का सामना। इसके अलावा जो इजरायली कैप्टिव्स हैं गजा में, उनकी जो फैमिलीज हैं, उन्होंने जनाब गजा के साहिल की तरफ वो बजरिया समंदर वो आ रहे हैं। अ नेवल फ्लीट कैरिंग फैमिलीज ऑफ द इजरायली हॉस्टेजेस हैज सेट टू सेल फ्रॉम एश्कलान टुवर्ड्स गाजा। तो उन्होंने अपना सफर जब गजा के साहिलों की तरफ शुरू कर दिया कैप्टिव्स ने, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए वो गजा के साहिलों की तरफ जब आ रहे हैं। अच्छा जी, हिजबुल्लाह का जो मामला है वो बतदरीज खराब हो रहा है
अगेन हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्यों खराब हो रहा है। अब अमेरिका ने 120 दिनों का नया प्रपोजल दे दिया। 120 दिनों में हिजबुल्लाह अपने आप को डिसआर्म करेगा। न्यू यूएस प्रपोजल रिपोर्टेडली सीक्स फुल हिजबुल्लाह डिसआर्मामेंट, इजरायली पुल बैक फ्रॉम लेबनान विद इन 120 डेज। इधर से जी हिजबुल्लाह तैयार डाले और उधर से इजराइल जो विड्रॉ करेगा। ओ भाई ये कौन सी कंडीशन है? यानी इजराइल आकर आको पैक कर ले और उसके नतीजे में उनसे कितनी बड़ी चीज मनवा ले। भाई वो लेबनान का इलाका है तो वो तो अनकंडीशनली छोड़ना चाहिए ना, अनकंडीशनली छोड़ना चाहिए। तो कल को ये सीरिया से पता नहीं क्या मांगेगी कि हम तुम्हारे इलाके छोड़ेंगे तो हमें ये चाहिए। कल को देखे ना उसमें एक चीज और भी चलती है, थ्योरी और भी है कि ये नॉर्मलाइज करने के लिए कहेंगे कि देखो हम सीरिया के ये इलाके जो है छोड़ रहे हैं तो उधर से बाकी मुल्कों को भी जो है वो एक लेवरेज मिल जाएगी। जैसे सीरिया वो कहेगा कि देखो मैंने इजराइल से अपने इलाके छुड़वा ली। ओ भाई वो इलाके अनकंडीशनली छोड़ने थे कि इस तरह छुड़वाने थे। लेबनान डिसआर्मामेंट प्लान स्पार्क्स टेंशंस एज मिनिस्टर्स थ्रेटन बायकॉट। अब वो जो यानी हिजबुल्लाह है उसके साथ अमल मूवमेंट है जो कि सियासत में हिस्सा लेती है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं 5 मिनिस्टर्स हैं और अमेरिका और इजराइल ने पूरी कोशिश की कि कैबिनेट में हिजबुल्लाह के मिनिस्टर्स ना हो, लेकिन वो फिर बनाने पड़े। और वो जो सेशन हो रहा है जिसमें अमेरिका के नए प्रपोजल को डिस्कस किया जा रहा है उससे उन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं बैठेंगे। मिनिस्टर वॉन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट पासिंग मेजर डिसीजन विदाउट हिजबुल्लाह एंड अमल मिनिस्टर्स एंड लेबनान्स पुश टू प्लेस वेपन्स अंडर स्टेट कंट्रोल। तो बड़ी वाज़ेह धमकी जब उन्होंने लगाई है। अमल मूवमेंट मिनिस्टर विड्रॉज फ्रॉम द लेबनीज कैबिनेट सेशन एज इट डिस्कसेस द प्रपोजल ऑफ द यूएस इनवॉय। खेल अमेरिका के हाथों खेल रहे हैं ना, बस बात यह है कि जब इजराइल बॉम्बिंग करता है तो अमेरिका का न्यूट्रल बन जाता है, कहता है कि इसमें हमारा लेना देना नहीं है, लेबनान जाने और इजराइल जाने। लेकिन यहां पर अमेरिका बताएगा कि लेबनान को क्या करना है, लेकिन अगर आगे से लेबनान कह दे कि बादशाह सलामत वो इजराइल रोज बॉम्बिंग करता है, रोज हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो कहता है इसमें हम क्या करें। तो ये जितना कमजोरी दिखाएंगे ना उतना ज्यादा इजराइल बेरहमी दिखाएगा, ठीक है ना। ये वो कौम ही नहीं है, ये वो एंटिटी नहीं है कि जो आपके साथ पीस करेगी या आपके ऊपर रहम खाएगी। जितनी कमजोरी दिखाएंगे उतनी ज्यादा बेरहमी वो दिखाएंगे। तो ये पीस थ्रू सरेंडर ना मिडिल ईस्ट में हो सका ना हो सकेगा। और आप कहेंगे कि भाई आप बैठे बैठे बातें मारते रहते हैं, आपके पास कोई एविडेंस तो है नहीं। तो फॉरेन पॉलिसी दुनिया का बड़ा जरीदा उसके स्टीफन वॉल्ट बहुत बड़े राइटर, और उनका आर्टिकल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसमें उन्होंने तफसील के साथ लिखा है कि ये जो इजराइल और अमेरिका बोंगियां मार रहे हैं कि न्यू मिडिल ईस्ट इमर्ज कर रहा है, हमने ये कामयाबियां हासिल कर ली हैं, ये सब बोगस है। मतलब मोस्ट सीनियर बंदा और फॉरेन पॉलिसी में लिख रहा है, उसने कहा जब तक फलस्तीनी रियासत का मसला हल नहीं होगा और जब तक मिडिल ईस्ट में इनजस्टिस खत्म नहीं होगा तब तक ये मिडिल ईस्ट ऐसे ही रहेगा और उसमें जंगे जंगे रहेंगे। स्टीफन वॉल्ट इन फॉरेन पॉलिसी, द न्यू मिडिल ईस्ट इज अ मिथ। ये बस बातें हैं नेतन्याहू की और अमेरिका की कि न्यू मिडिल ईस्ट बना रहे हैं। कोई न्यू मिडिल ईस्ट नहीं है, 2-4 गवर्नमेंट गिराने से न्यू मिडिल ईस्ट नहीं बन जाता। जो बुनियादी चीज है ना कि उसमें जंगे ही हैं और कॉज क्या है, फलस्तीनी इशू, वो खत्म होने वाला नहीं है। स्टीफन वॉल्ट जो है उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट रिमेन्स अनस्टेबल, ये अनस्टेबल ही रहेगा। क्यों? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? ड्यू टू द डीप रूटेड जो इनजस्टिस है, ये जो नाइंसाफी है, ये जो जेनोसाइड्स हो रही है, ये जो वॉर क्राइम्स हो रही है, जो लेबनीज के साथ हो रहा है, सीरियन के साथ, हुथीज के, यमनीज के साथ, ईरानियंस के, डीप रूटेड जो इनजस्टिस है। इराक में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, तो ये बुनियादी चीज है। और शिफ्टिंग पावर सेंटर्स एंड स्टिल अनरिजॉल्व्ड पैलेस्टीनियन इशू, और फलस्तीनी इशू जो कि रिजॉल्व होने के पॉलिटिकली सेटलमेंट के टेबल पर बैठ जाए इजराइल भी, फलस्तीनी भी, अरब्स भी, अमेरिका भी, ठीक है हम इसको हल कर रहे हैं। तो फलस्तीनी और अरब्स तो बैठ रहे हैं लेकिन इजराइल उसको हल करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो फंडामेंटल कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी है रिमेन डीपली इंट्रेंच्ड, वो मसला अभी तक मौजूद है। और ये जो स्कॉलर हैं ये रियलिस्टिक स्कॉलर हैं, भाई बिल्कुल जो रियलिस्ट बात है ना वो करेंगे। और रीजनल माइलस्टोन जो अमेरिका और इजराइल क्लेम कर रहे हैं, और the US invasion of Iraq and the Arab Spring have ever truly transformed the underlying dynamics। और उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका इराक में आ गया, कहा बड़ा मार का मार लिया। इवन उन्होंने 6 डे वॉर का भी जिक्र किया जो अमेरिका ने, जो इजराइल ने अरब से जीती, और अरब स्प्रिंग इन्होंने किए। तो इनके ये क्लेम करते हैं कि ये हमारे बड़े माइलस्टोन्स थे। क्या उसके बाद भी मिडिल ईस्ट बदला? नहीं बदला, जंगें खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डीप रूटेड इंजस्टिस है और फलस्तीनी कॉज क्योंकि हल नहीं हुआ तो जो मर्जी करते रहे वो मसला उधर का उधर है, उसके नतीजे में जंगें होती रहेंगी। और ओवर एस्टिमेट किया गया है रीसेंट शिफ्ट्स को ट्रिगर्ड बाय इवेंट्स सच एज द अक्टूबर 7 ऑपरेशन एज इजराइल सब्सिक्वेंट अनस्लॉटिंग। तो उन्होंने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड का जो बड़ा मार का मार दिया है, नतीजा अक्टूबर 7 निकला। तो डीप रूटेड। और अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ये कमजोर हुए। रियलिस्टिक स्कॉलर, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो 7 अक्टूबर को था, हिजबुल्लाह, हमास, इराक की रेजिस्टेंस, वो कमजोर हुए, ठीक है, ये वो बात कर रहे हैं। और इजराइल और अमेरिका ने एग्रेसिवली इनको जब निशाना बनाया, लेकिन इस सब के बावजूद वो खत्म नहीं हुए, उनकी ताकत खत्म नहीं हुई, कमजोर जरूर हुए लेकिन ताकत खत्म नहीं हुई है। ईच इज सब्सटेंशियली वीकर नाउ देन अ फ्यू इयर्स अगो बट ऑल रिमेन स्टबर्नली डिफाइंड। लेकिन वो मैदान जंग में हैं, कमजोर हुए हैं लेकिन मैदान जंग में हैं। और अमेरिका इजराइल ने पूरा जोर लगाया है इनको तबाह करने के लिए, लेकिन ये तबाह नहीं कर सके।
शिफ्टिंग एलिजियंस, फिर वो एक और फैक्टर की निशानदेही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोप में और अमेरिका में, यानी एलिजियंस आप कहते हैं ना वफादारी को, अहद को, एक सपोर्ट को, तो ये शिफ्ट आ रहा है। और डिक्लाइन इन ग्लोबल और डोमेस्टिक सपोर्ट देखी जा रही है इजराइल के लिए। इजरायली डिप्लोमेट को उन्होंने कोट किया जिन्होंने अभी लिखा है कि 60% जो अमेरिकन हैं नाउ डिसअप्रूव करते हैं इजराइल की जो ये मिलिट्री कैंपेन है, और मेजॉरिटी सी द ऑक्यूपेशन इन अनफेवरेबल लाइट। इसको पसंद नहीं किया। ग्लोबल बैकलैश जब इजराइल के खिलाफ आ रहा है, रिपब्लिकन पार्टी जो इजराइल की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, वन ऑफ द वेरी बिग सपोर्टर और अनवेवरिंग सपोर्ट जो इजराइल के लिए उन्होंने दी है, उसमें भी अब इख्तलाफात, जिसमें उन्होंने बड़े नाम लिए टक्कर कार्लसन, स्टीव बैनन और रिपब्लिकन की जो सेनेटर हैं टेलर ग्रीनी, यू नो द ग्राउंड इज शिफ्टिंग। इनका सामने आ जाना, इससे ये बात वाज़ेह है कि ये तो करता धरता हैं ये तीन लोग, तो इसका मतलब यह कि चीजें बदल रही हैं। इसके अलावा फ्रांस, बर्तानिया, कनाडा और पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट एज अ ब्रॉडर ग्लोबल बैकलैश अगेंस्ट इजरायली पॉलिसीज। और मिडिल ईस्ट जो है वो रिमेन एज इट वाज ऑलवेज अ वोलेटाइल एरिना, जहां पर एक वोलेटाइल हमेशा से सूरत हाल है, जहां पर पावर्स आपस में कंपीट कर रही हैं। मिडिल ईस्ट वैसा ही है, फॉरेन इंटरवेंशंस हैं जहां पर, और डीप इनजस्टिस है जहां पर। ही वांट दैट के फेलियर जो है फलस्तीनी इशू को रिजॉल्व करने का, वेयर मिलियंस रिमेन स्टेटलेस एंड डिसफ्रेंचाइज्ड, विल कंटिन्यू टू जनरेट अनरेस्ट। कि मिलियंस पीपल जिनके लिए कोई हुकूक नहीं है, जिनके लिए कोई रियासत नहीं है, तो ये जब तक मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक यहां पर अनरेस्ट रहेगा। We are no closer to the political resolution of the Palestinian issue and in likely further away। और हम करीब भी नहीं है कि ये मसला टेबल पर बैठकर कोई हल हो रहा हो, बल्कि हम तो ज्यादा इसके करीब जा रहे हैं। Enduring instability, तो नतीजा यही है कि मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी होगी until the region see के बैलेंस ऑफ पावर यहां पर हो जाए। यानी इजराइल है ना, तो इजराइल एक हेजेमोनिक पावर है और अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है, वो जिधर मर्जी बॉम्बिंग कर दे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक एक ऐसी बैलेंस ऑफ पावर कायम नहीं रह जाती कि चेक आ जाता है इस जैसी रैकलेस और अनचेक्ड पावर के ऊपर, और एक ऐसी बैलेंस ऑफ पावर जिसकी बुनियादों में जस्टिस और पॉलिटिकल राइट्स हैं, यानी एक कॉलोनियल पावर नहीं जिसकी सरशिस्त में ही, जिसकी जड़ों में ही वायलेंस छुपा हुआ है, नहीं, जहां जिसकी रूट्स में जस्टिस है, इंसाफ है और पॉलिटिकल राइट्स हैं। वॉल्ट आर्ग्यूज के इंस्टेबिलिटी विल परसिस्ट। जब तक यह चीज नहीं होती यहां पर जंगे जंगे। स्टेबल रीजनल ऑर्डर जो है ये इसके लिए जरूरी है कि मोर बैलेंस बिटवीन पावर एंड लेजिटिमेसी, कि भाई लेजिटिमेसी होनी चाहिए। अगर एक मुल्क दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है, कोई इकदाम उठा रहा है, तो लेजिटिमेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि जब इजराइल का दिल चाहा किसी के ऊपर अटैक कर दिया। द न्यू मिडिल ईस्ट विल बी अ लॉट लाइक द ओल्ड वन। तो ये जो नया मिडिल ईस्ट है ये दरअसल पुराने मिडिल ईस्ट जैसा ही होगा। तो ये हमने बैठकर सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि सीनियर तरीन लोगों के जो एनालिसिस हैं वो आपके सामने रख रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट को कैसे देखते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जिन्होंने चुप साध के रखी है, ये समझ में नहीं आती, किसी के समझ में नहीं आती कि ये इन्होंने क्या किया, ये इनकी क्या पॉलिसी है। ना इनके अबाव अजदाद की ये पॉलिसी थी, ना इनको ये सूट करती है। क्या ये खामोशी मिडिल ईस्ट में अमन ला सकी है? क्या ये इजराइल को रोक सकी है? क्या ये इजराइल में कोई रहम पैदा कर सकी है? वो तो लिख रहे हैं कि यहां पर जंगे जंगे। तो असल जो इनको काम करना था वो थोड़ी सी आंखें दिखानी थी, थोड़ी सी हिम्मत और बहादुरी दिखानी थी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि ट्रेजेडी ये है कि इवन अरब पावर ने अपनी पावर्स को यूज करने की अटेम्प्ट ही नहीं की। एक है कि अटेम्प्ट की और फेल हुए, यहां पर इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं की। तो ईरान के आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि वी विल नॉट अलाउ द ज़ायनिस्ट entity to achieve its goal by expanding its occupation and destabilizing the region। रीजन को जो है ये डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं। और सीरिया के हवाले से एक रिपोर्ट आई है, जब से अल-शरा आया है 10,000 शामी लोग मारे गए। हॉरिफिक रिपोर्ट, 10,000 शामी लोग अल-शरा, अभी कुछ महीने हुए हैं अल-शरा क्या ने, हालांकि जो सवेदा है वहां पर 1300 के करीब कैजुअलिटीज सामने आई थी। उसी तरह 1000 के करीब जो है वो जो कोस्टल लाइन है वहां पर, आज वो के 10,000 लोग मारे गए और ये खाने जंगी में मारे गए। ये जो फिरका बनाना और सेक्टेरियन वायलेंस, उसमें 10,000 शामी लोगों ने ये कीमत चुकाई अल-शरा के आने की, और अभी मसला वहां पर हल नहीं हुआ। इंडोनेशिया ये कह रहा है कि 2000 गजा के लोगों बच्चों को वहां पर लेकर जाएगा और ट्रीट करेगा। तो ये देखें अच्छी बात है, ट्रीट करेंगे, इलाज करेंगे, इमदाद दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि ऐसे इकदाम तो आप बुनियादी चीज को रुकवा नहीं रहे कि भाई 2000 को ले जाएंगे, तो जो पीछे 2 मिलियन बैठे हुए हैं उनका क्या करना है? मतलब आप बुनियादी मसले को रुकवा नहीं रहे हैं। 2000 को वो ले जाएंगे, 300 को जर्मनी कह रहा है हम ले जाएंगे, 200 कह रहा है बर्तानिया हम ले जाएंगे, तो पीछे से मजीद शहीद होते चले जा रहे हैं, मजीद जख्मी होते चले जा रहे हैं। 700 पिछले 24 घंटों में जख्मी हो गए हैं, तो आप क्या लेकर जाएंगे 2000 को? तो ये बुनियादी मसला है। पुतिन और ट्रंप जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। पुतिन और ट्रंप जो है वो एग्री कर गए हैं कि रेयर समिट होने जा रहा है, और पुतिन यूएई जो है वो बड़ा अच्छा है टॉक्स करने के लिए, और ज़ेलेंस्की से मिलने का कोई प्लान नहीं है। पुतिन ने कहा कि यूएई में टॉक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। टर्की भी चाहता है, सऊदी अरेबिया भी चाहता है, कतर भी चाहता है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात वहां पर हो। यूरोप में तो हो नहीं सकती,
تو یہ یعنی سعودی عربیہ، قطر، یو ای اور ٹرکی، یہ چاروں ملک چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ملاقات ہو، لیکن پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ یہ یو ای میں ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ ملاقات کہاں پر ہوگی، لیکن کافی امپورٹنٹ ملاقات ہوگی۔ اور سینیگال جو کہ افریقہ کا ملک ہے، اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ انکرا پہنچ گئے، انہینسنگ کوآپریشن افریقن گریڈ گیم۔ اسی درمیان جو ٹیرف لگے ہوئے ہیں، انڈیا کا جواب اس پر آنا ہے، برازیل کا آنا ہے، اوورال وہ کہہ رہے ہیں کہ برکس جوائنٹ رسپانس دے گی۔ ابھی وہ بات کر رہے ہیں جوائنٹ رسپانس دیتے ہیں یا الگ الگ رسپانس دیتے ہیں، لیکن برازیل، انڈیا ابھی تک پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چائنا کو دھمکیاں امریکہ لگا رہا ہے، لیکن چائنا میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ چائنا کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں، یعنی کل سوئچ ان کے پاس ہے، وہ ادھر سے بس جیسے طوطے کی کرتا نہیں، تو وہ ریئر ارتھ منرل اس کا کوئی جگاڑ نہیں ہے امریکہ کے پاس ابھی تک، اس لیے وہ کہتے ہیں گرین لینڈ لیں گے، کانگو میں نکال لیں گے، لیکن وہ 90% سپلائی چائنا کے پاس ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ چائنا یعنی کہ لارجسٹ بائر ہے رشین آئل کا، تو انڈیا بھی، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آئل لیں گے بھائی، اصل میں تو بات یہ انڈیا کے اوپر ملبہ گرایا ہے، تو ملبہ تو انڈیا بیچ کس کو رہا ہے؟ یورپینز کو بیچ رہا ہے، تو یورپینز نہ خریدیں۔ دیکھیں نا بھائی، یورپینز جو ایک فولش پالیسی کو پرسو کر رہے ہیں، ایک ایسی جنگ جو وہ جیت نہیں سکتے، جس کا نیوکلیر وار ہوگا اور گیم اوور ہوگا فار آل، فولش وار اپنا برکا سے نکال دیا، اور وہی رشین آئل جس کا انہوں نے انکار کیا انڈیا کے تھرو خرید رہے ہیں، تو ملبہ تو انڈیا پر آنا چاہیے، ملبہ تو امریکہ۔ اب یہ کیسی یعنی کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے۔ امریکہ نے جنگ شروع کروائی، جنگ امریکہ نے شروع کروائی، امریکہ نے رشیا کے ساتھ جو معاہدے کیے اس کی خلاف ورزی کی، ملبہ انڈیا پہ گر رہا ہے۔ تو یہ جو ریجنل مالک ہیں، پاکستان، انڈیا، ان ملکوں کو اور باقیوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے گریٹ پاورز ان کو استعمال کرتی ہے۔ آج امریکہ کو پاکستان اچھا لگ رہا ہے، کل کو وہ انڈیا ان کو بڑا پیارا تھا، آج ان کو پاکستان بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی زبردست لیڈرشپ ہے، کیا کمال کے لوگ ہیں۔ کل کو انڈیا کے لوگ بڑے اچھے تھے، آج پاکستان اچھا ہو گیا، کل کو پھر انڈیا اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ان ملکوں کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ دونوں ملکوں میں کوئی جو ایکسٹریم لیڈرشپ آتی ہے وہ اوائڈ کریں، کیونکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر ملبہ اچھالتے رہیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور بڑی طاقتوں کا یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے۔ اور دیکھنا کہ اگر ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے، انڈیا ڈائریکٹ، بھائی انڈیا لنک کرے نا، دیکھیں وہ تو لنک کر رہے تھے نا کہ رشیا سے جو ہے وہ ایران، اور ایران سے آگے انڈیا جانا تھا جو روٹ ہے، تو یہ انڈیا پاکستان سے آگے لنک کرے نا، تو انڈیا سے پاکستان، پاکستان سے ایران، آگے ترکی۔ تو بات یہ کہ جنگوں میں چونکہ بہت سارے جو مٹھی بھر جو لوگ ہیں ان کا مفاد ہے، تو وہ لڑائیاں رکھتے ہیں، اور برٹشر جو تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایسے مسئلے چھوڑ کر جاؤ کہ بار بار ان کی ضرورت پڑے۔ تو یہ جو پاکستان انڈیا کے درمیان مسئلہ، بارڈر ایشوز چھوڑ کر گئے، فلسطین، مڈل ایسٹ میں اتنا بڑا ایشو چھوڑ کر گئے، یہ تو انہی کا چھوڑا ہوا نا۔ افریقہ میں جو لائنیں انہوں نے کھینچی ہیں، تو وہ سارے بارڈر ایشوز ہے وہ یہ جان بوجھ کر چھوڑ کر گئے کہ تاکہ ہمیں جو بار بار یہ بلاتے رہیں۔ تو ان ملکوں کو میچور ہونا چاہیے اور اپنی پالیسیز کو بدلنا چاہیے، لیکن فی الحال تو کافی حالات خراب ہیں۔ اچھا جی، سوئس گورنمنٹ جو ہے وہ فیفا چیف، ابھی فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں، تو انکنونشنل ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے۔ فیفا کے چیف کو سوئٹزرلینڈ کہنے جا رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ذرا منت ترلا کریں، اور فیفا کے جو چیف ہے چونکہ وہ سوئٹزرلینڈ کے نیشنل ہیں، سوئٹزرلینڈ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ واشنگٹن گیا، مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اب وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ آپ فیفا کے چیف کو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ سوئٹزرلینڈ اور تمام چیزیں آفر کر رہا ہے، وہ زیرو ٹیرف بھی آفر کر رہا ہے، وہ انویسٹمنٹس بھی آفر کر رہا ہے، نیسلے نے کہا کہ ہم انویسٹمنٹس کریں گے، آلریڈی نیدرلینڈ جو وہ 6th لارجسٹ انویسٹر ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ سوئٹزرلینڈ سے معاہدہ نہیں کر رہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے برانڈز بہت بڑے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کے برانڈز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو سوئٹزرلینڈ یعنی آفر کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ سوئٹزرلینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے، سوئٹزرلینڈ آفر کر رہا ہے، یورپی یونین جیسے ہی ڈیل، مطلب جتنا وہ کر سکتے ہیں، جتنی انویسٹمنٹس جو وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ مان نہیں رہا۔ تو ان کا وفد جب وہ چائنا بھی گیا ہے، تو یہ اس وقت کی صورتحال، دیکھتے ہیں اگلے آج اور کل میں کیا ہوگا، کیونکہ غزہ کے حوالے سے نتنیاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔